शिक्षा से ही दुनिया में है बोलबाला, शिक्षा से ही सोच बदले, शिक्षा से समाज बदले, आओ मिल के चले फिर पाठशाला। शिक्षा ही सर्वत्र है और शिक्षा ही है शस्त्र, आज शिक्षा से ही दुनिया में बोलबाला, शिक्षा से ही सोच बदले, शिक्षा से समाज बदले, आओ मिल के चले फिर पाठशाला। Dear students, good morning. टीम हेलो कुमाऊं एक मिशन के तहत आपके स्कूल में आई है और वो मिशन का नाम है शिक्षा सर्वत्र शिक्षा शस्त्र। अगर आप एजुकेटेड हैं, अच्छे से पढ़ाई किया आपने, तो लाइफ में आपको कभी भी फेलियर नहीं होगा। आप कुछ भी काम करें, आप उसमें बहुत ही अच्छा करेंगे। आप सभी यहाँ पर क्लास 8 तक का यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं, तो आप सभी से एक चीज मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा कि क्या आप सभी ने अभी तक ये डिसाइड कर लिया है कि आपको आगे जाके क्या करना है? कितने लोगों ने डिसाइड किया? प्लीज रेज योर हैंड्स। अगर जिन लोगों ने नहीं सोचा है तो आप ये बात लीजिए कि आज मैं सोचूंगा और आज से ही मैं उसके लिए तैयारी करूंगा। तो आप अपना एम डिसाइड कीजिए, और एम डिसाइड कैसे करना है, लेकिन सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है नहीं है? आपको क्या करना है, किस चीज में आपकी रुचि है, ये चीज आपको सबसे पहले डिसाइड करनी पड़ेगी, राइट? हेलो हाय नमस्कार। पहला शिक्षा को लेकर हमारी खास सीरीज पाठशाला में हमारे तमाम शिक्षा को लेकर जागरूक समाज का स्वागत है। तो आज के खास एपिसोड में हमारे साथ हैं केपीएस हिमालय पब्लिक स्कूल के प्रबंधक मिस्टर पंकज सती जी। नमस्कार सर। सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां आपको इस विद्यालय के लिए। इससे पहले सेशन में सर से हम मुलाकात नहीं कर पाए थे। इस सेशन की रूपरेखा थोड़ी सी अलग है, बातचीत थोड़ी सी अलग है, सवाल थोड़े से अलग है, लेकिन पिछले साल के कुछ बुनियादी सवाल आपसे जरूर जानना चाहूँगा। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहूँगा कि स्कूल की फैसिलिटीज़ के बारे में। विद्यालय में हमारे पास कंप्यूटर लैब है जी, टीचिंग के लिए प्रॉपर क्लासरूम्स हैं, और क्लासरूम्स नंबर ऑफ क्लासरूम्स एम्पल है, जरूरत से ज़्यादा है। प्लेग्राउंड है जी, उसके अलावा रिक्रिएशन रूम है जी, रेस्टिंग रूम है, हाँ, टीचर्स के लिए स्टाफ रूम अवेलेबल हाँ, है, और अकाउंट सेक्शन भी जो है वो अलग से हमने उसकी फैसिलिटी दी हुई जी। सर वर्तमान में विद्यालय में कितनी छात्र संख्या है? हमारे पास इस समय 160 छात्र हैं, हाँ, जो इस समय विद्यारत हैं, और ये छात्र संख्या थोड़ी सी कम है। ये कोविड की वजह से। कोविड से पहले कितने? कोविड से पहले हमारे पास 240 बच्चे थे। 240 बच्चे थे। अभी वर्तमान में स्टाफ कितना है विद्यालय में? हमारे पास 20 लोगों का स्टाफ है, रादर 19 लोगों का स्टाफ है, और सारा का सारा स्टाफ हमारा विद्यालय के लिए पूरी तरीके से समर्पित है, जिसके लिए मैं बस उस ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूँ जी कि उन्होंने हमारे को इस तरीके से जो स्टाफ है उसको चयन करने का एक मौका दिया, और उन लोगों ने पूरी तरीके से जस्टिफाई किया है। बिल्कुल। पिछले 11 वर्ष विद्यालय को भी ओपन हुए हो चुके हैं। पिछले 5 से 7 वर्षों में विद्यालय की ऐसी कोई उपलब्धि अगर हम ये कहें तो, क्योंकि मेरा जो स्कूल है वो जूनियर हाई स्कूल है, 8 तक चला रहे हैं हम स्कूल को, तो रिकॉग्निशन असल में विद्यालयों की होती है जब बच्चे 12th करते हैं। 12th करने के बाद कंपटीशन क्वालिफाई करते हैं जी। तो हमारे लेवल पे हमारा जो कंपटीशन है वो है नवोदय विद्यालय, जो स्टेट लेवल पे राजीव नवोदय विद्यालय होता है, और जवाहर नवोदय विद्यालय होता है जो कि नेशनल लेवल पे होता है। इन दोनों ही स्कूल्स में, इसके साथ सेंट्रल स्कूल घोड़ाखाल है। ये तीनों स्कूल्स में हर साल कुछ ना कुछ बच्चों का हमारा चयन होता है। इसके अलावा एक शिवनडार फाउंडेशन है, उन्होंने भी एक एंट्रेंस एग्जाम ऑर्गेनाइज किया था, जहां अब पिछले 3 साल से वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो उनमें भी हर साल हमारे एक दो बच्चे जो है ब्लॉक स्तरीय या फिर जिला स्तरीय ऐसी कोई प्रतियोगिता में जिसमें बच्चे प्रतिभाग करने गए हो और वहाँ पे विजेता रहे हो? हाँ, ब्लॉक स्तरीय और जिला स्तरीय उसमें खेल महाकुंभ जो हुआ था
लास्ट टाइम भी, क्योंकि 2 साल कोविड के जो दौरान किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं हो पाई थी। तो लास्ट ईयर हमारे बच्चों ने प्रतिभाग किया था और वहाँ वो उप विजेता रहे हैं हमारे 2 बच्चे। उनमें एक बच्चा तो था रेसिंग में, रनिंग में, और दूसरा बच्चा जो था वो क्रिकेट में उसका सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद आगे क्योंकि ऐसा ना, इसमें पेरेंट्स की कंसेंट भी बहुत ज़रूरी होती है, तो पेरेंट्स ने आगे के लिए मना इसलिए कर दिया क्योंकि हमारे पास जितने बच्चे हैं तो आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध नहीं है। क्योंकि हमारा जो विद्यालय है वो ग्रामीण क्षेत्र को बिलोंग करता है और विजन भी यही रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। बिल्कुल। तो वो बच्चे निकले भी, उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई भी किया, जस्टिफाई करने के बाद वो पढ़ाई में भी। अच्छा, एक सवाल सर, क्या लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली यहाँ की फीस को अफोर्ड कर सकती है? कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं जी। जो नहीं कर पाते हैं उनको विद्यालय प्रबंधन के द्वारा थोड़ा बहुत जो मैं कर सकता हूँ जी, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। आरटी में इस वक्त कितने बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं? हमारे पास इस सत्र में आरटी में 20 बच्चे पढ़ रहे हैं। और जैसा कि अभी आपने पिछले प्रश्न में बोला कि जो बच्चे आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है, कमजोर हैं, तो उनको आप कैसे हेल्प करते हैं। तो इस साल मैंने अपनी प्रबंध कार्यकारिणी से बहुत कोशिश करने के बाद एक प्रोजेक्ट है सैंक्शन करवाया है। वो ये है कि जिन बच्चों को आरटी में एडमिशन नहीं मिलता कतिपय किसी रीजन की वजह से, कि उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है या उनके पास प्रॉपर रेजिडेंशियल प्रूफ्स नहीं है, तो लेकिन वो एक्चुअली बीपीएल श्रेणी में आने चाहिए, तो नीडी हैं, तो उनके लिए हमने इस साल एक एंट्रेंस प्रोग्राम रखा है क्लास फर्स्ट और क्लास 6 के लिए। अच्छा, क्लास फर्स्ट और क्लास 6 के लिए जो एंट्रेंस प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में हमने एक छोटा सा एंट्रेंस रखा हुआ है और उस एंट्रेंस में जिस लेवल पर बच्चा पहुंचेगा उस लेवल का उसको विद्यालय की तरफ से डिस्काउंट मिल जाएगा। ये बड़ी गुड न्यूज़ है लोकल्स के लिए, एक खुशखबरी है कि विद्यालय का एग्जाम प्रोवाइड करने जा रहा है, जो छात्रवृत्ति एग्जाम है, इसमें जो क्वालिफाइड करते हैं उन बच्चों को विद्यालय जो है सहायता करेगा उनकी फीस के लिए। हम तो चाह रहे हैं जो बच्चे आए वो 100% सिक्योर करें और जिस लेवल पे वो एंट्री लें उस लेवल से लेके जहाँ तक विद्यालय जाए वहाँ तक वो पूरा एग्जामिनेशन के साथ पढ़े। एजुकेशन एफर्ट्स की बात करूँ तो सर कैसे आप अपने विद्यालय को अन्य विद्यालयों से अलग दिखते हैं? सर, प्रिसाइज एजुकेशन फॉर नीडी पीपल फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा ये है कि एजुकेशन अपने आप में एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है जिसको 2 शब्दों में 4 शब्दों में कहना पसंद है नहीं। तो इसमें मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो बच्चे मेरे आसपास हैं या हमारे पहाड़ी क्षेत्र में हैं क्योंकि यहाँ से एजुकेशन के लिए पलायन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि बच्चे रुकें हमारे पास और रुकें और उनको हम किसी तरीके से एक क्वालिटी लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें जो कि मॉरल वैल्यूज़ के साथ उसमें फिजिकल वैल्यूज़ और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और इफेक्टिव वैल्यूज़ वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। सर, बेशक इस वक्त मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ लेकिन आपसे जानना चाहूँगा बतौर एक प्रबंधक, जब आप अपने स्कूल में एक टीचर्स का इंटरव्यू करते हैं तो क्या क्या क्वालिटी उसमें चाहते हैं? सिर्फ एक क्वालिटी जी, दैट इज मॉरल वैल्यू। वो मॉरल वैल्यू अगर टीचर के अंदर है तो वो इफेक्टिव तरीके से पढ़ाएगा भी और इफेक्टिव तरीके से डिलीवरी भी। एपीएस रानीखेत के प्रिंसिपल सर मिस्टर कमलेश जोशी ने हमसे एक बात कही थी, टीचर इट्स नॉट जॉब इट्स अ सर्विस। कितना सहमत है इस बात से? 100%, क्योंकि मैं भी उसी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ और मैं उनसे पूरी तरीके से वो सहमत भी रहता हूँ। दूसरा वो मेरे मेंटर भी हैं जी, क्योंकि इतना बड़ा स्कूल वो चला रहे हैं इतने सालों से और उस स्कूल को चलाना केक वॉक नहीं है जी। ताड़ीखेत एक ग्रामीण परिवेश से यहाँ पर बच्चे आते हैं और अक्सर हम देखते हैं ग्रामीण परिवेश के बच्चे शहरी बच्चों के मुकाबले उतने समृद्ध नहीं है। अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि क्लास के अंदर वो बच्चा जो थोड़ा सा पढ़ाई में वीक है, जो कमज़ोर है, उस पर विद्यालय कैसे काम करता है, टीचर्स कैसे काम करते हैं? सर, हम जब हमारा सत्र शुरू होता है, सत्र शुरू होने के बाद 1 महीने हम प्रॉपर बच्चों की जो नए बच्चे आए उनकी काउंसलिंग करते हैं जी। और काउंसलिंग मैं ऑफिस में बैठ करके प्रॉपर तरीके से वॉच करता हूँ क्योंकि सीसीटीवी कैमरे से कवर्ड है सारे क्लासरूम्स, पूरा कैंपस। तो उन बच्चों को हम यहाँ से मॉनिटर करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स को
क्लासरूम से बाहर निकाला जाता है, ताकि बच्चों को उनके अपने नेचुरल परिवेश में देखा जाए कि वो बच्चे किस तरीके से कैसे बिहेव कर रहे हैं। और उसके बाद टीचर फिर प्रॉपर एक क्वेश्चनर बना करके उस क्लास में सेक्शंस बनते हैं कि ये बच्चा थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, वीक है, लग रहा है, लेकिन उसको फाइनलाइज नहीं करते हैं। उसके बाद उस 15 दिन के बाद उसके ऊपर काम करना शुरू किया जाता है। फिर अगर फाइनली ये डिसाइड होता है कि ये बच्चा वीकर सेक्शन का है, ये बच्चा मिडिल सेक्शन का है, ये बच्चा हायर सेक्शन का है, तो उनके ऊपर उसी तरीके से आगे टीचर्स काम करते हैं। एक बच्चा जब आपके विद्यालय में आता है, नर्सरी में आता है, और जब उसका आउटपुट होता है 8th के बाद, तो आप उस बच्चे में क्या क्या चाहते हैं? सर सबसे पहली चीज़ तो ये आउटस्पोकन होना चाहिए बच्चा। अपनी बात को रखने के लिए उसके अंदर इतना मॉरल करेज होना चाहिए कि एक तो ये है कि अगर जो चीज़ गलत है, चाहे वो सोशल वैल्यूज के रिगार्डिंग हो, चाहे वो मॉरल वैल्यूज के रिगार्डिंग हो, उसको ना कहना आना चाहिए। ना अपने आप में कहना हर एक के बस की बात होती नहीं सर। और अगर वो ना कहना सीख गया ना, तो लाइफ में हमेशा वो अपने पायदानों पे चढ़ता चला जाएगा। स्कूल ही वो जगह है जहाँ से तकरीबन ऑफिसर्स निकलते हैं, या फिर तकरीबन स्पोर्ट्स प्लेयर निकलते हैं, या फिर सिंगर निकलते हैं, डांसर निकलते हैं। अगर मैं एजुकेशन से थोड़ा सा हटके अगर सांस्कृतिक की अगर बात करूँ, तो विद्यालय में कब कब क्या क्या एक्टिविटी की जाती है? सर हम लोग क्योंकि कोविड के बाद से चीज़ें डिस्टर्ब रही हैं जी, तो हम उसको रीस्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग हर दूसरे साल अपने यहाँ एनुअल फंक्शन कराते हैं। तो एनुअल फंक्शन जब हम कराते हैं तो उसमें सारी चीज़ें बैलेंस तरीके से दिखाई जाती हैं कि स्कूल में एक्चुअली हम लोग विद्यालय में करा क्या रहे हैं। तो उसमें कल्चरल प्रोग्राम्स भी हैं, उसमें म्यूजिकल प्रोग्राम्स भी हैं, बट क्योंकि ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में है और हमारी कुछ फाइनेंशियल सीमाएं भी हैं, तो उस चीज़ को लेकर के जो बेस्ट पॉसिबल है वो हम करने की कोशिश करते हैं। पेरेंट्स मीटिंग विद्यालय में कब कब रखी जाती है? सर पेरेंट्स मीटिंग हम लोग एग्जाम से पहले रखते हैं, और उसके अलावा पेरेंट्स मीटिंग हमारी ये तो फिजिकल पेरेंट मीटिंग है। उसके अलावा हम जो है डिजिटल पेरेंट मीटिंग भी करते हैं। तो जैसे गूगल मीट के द्वारा हर महीने लास्ट डे ऑफ द मंथ हाफ डे बच्चे का होता है, और आधा दिन टीचर्स स्कूल में ही रहते हैं, और वो प्रॉपर तरीके हर क्लास ग्रुप्स बने होते हैं, सब्जेक्ट टीचर्स, और उनको वो कनेक्ट करके उस महीने का पूरा परफॉर्मेंस बच्चे के पेरेंट्स द्वारा आपको कोई एक ऐसा सुझाव जो आपको बड़ा पसंद आया? सर पेरेंट्स से हमें रेगुलर बेसिस पे फीडबैक मिलती हैं, सुझाव भी मिलते हैं। तो सबसे पहला सुझाव तो ये है कि पेरेंट्स आते हैं बच्चों का जो इन्फ्लुएंस देख करके, जो बाहर वाले पेरेंट्स हैं। मैं जब मैंने स्कूल किया था, तो मैंने अपने विद्यालय प्रबंधन के द्वारा हमारे को परमिशन मिली थी सोनी से यहाँ तक बच्चे फेच करने की। सर धीरे धीरे ये पेरेंट्स के सजेशन की वजह से मैं शौलाधार तक पहुँच गया हूँ, और ये गर्व के साथ कह सकता हूँ कि उस ग्रामीण परिवेश में जहाँ लोग सोच नहीं सकते थे कि एक अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाए, एक इफेक्टिव एजुकेशन में। अच्छा स्कूल सारे अच्छे होते हैं सर जी, क्योंकि एजुकेशन पार्ट में जो भी दे रहा है, सीमाएं हैं हर स्कूल की। पहाड़ी क्षेत्र में जो स्कूल चला रहे हैं, तो मैं उन लोगों को तो सलाम करता हूँ सर कि वो लोग, ये इतना आसान काम नहीं है हर एक के लिए, और जो काम ये कर रहे हैं तो वो जो है दे आर डूइंग गॉड्स जॉब। आप पिछले 11 साल हो चुके हैं आपको विद्यालय रन करते हुए, अब तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सर अप्स एंड डाउन्स तो हमारी लाइफ में होते हैं, जब ऋतुएं अलग अलग होती हैं, उसी तरीके से उतार चढ़ाव बहुत आते रहते हैं। उन उतार चढ़ाव में हिम्मत नहीं आनी चाहिए। बस किसी भी तरीके से विद्यालय को एक रनिंग कंडीशन में रखने की पोजीशन जो है वो प्रबंधन की होती है। तो उतार चढ़ाव में चीज़ें फ़र्क आती हैं। थोड़ा सा आदमी के अंदर ये भी होता है कि वाई आई एम डूइंग दिस, वाई नॉट अनदर जॉब शुड बी गिवन टू द योर लाइफ। बट उसके बाद लास्ट में कहीं ना कहीं एक मोटिवेशनल फैक्टर आ जाता है कि जैसे एक जिम्मेदार होता है, एक टाइम पे हुआ करते थे, तो वो जिम्मेदारी प्रथा खत्म करी हुई, लेकिन वो काम भी तो किसी ने किया ना। वो काम उस टाइम पे जब वो काम कोई बंदा कर सकता है, ये हमारा काम भी वही है कि हम मानसिक जिम्मेदारी जो है लेते हैं सोसाइटी से, ताकि गलत चीजें खत्म हो, एक पॉजिटिविटी आए सोसाइटी। आपने मुझे अभी जब कल आपसे मीटिंग कर रहे थे, तो आपने एक बात बताई कि भी आप 9th से भी ओपन कर रहे हैं आगे विद्यालय, 9th क्लास भी ओपन कर रहे हैं। ऐसा है, हम लोग 9th क्लास ओपन करने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो
उसके लिए पेपर प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ाते हैं जी। इस साल, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। 9th में आप ओपन करने जा रहे हैं, आपसे जानना चाहूंगा क्या 9th के बाद आप व्यावसायिक शिक्षा पे भी काम करेंगे? बिल्कुल, वो जरूरी है सर। अब एक्चुअली न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है आगे, जी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, बिल्कुल। क्योंकि ये बच्चे हैं, ये बच्चे हमारा फ्यूचर है। हाँ। सबसे पहली चीज़ तो है सर, ये बच्चों को उस लेवल से, जब बच्चा बोल नहीं सकता है, हाँ। उससे बोलने के लेवल पे, करने के लेवल पे, हाँ। करने के बाद नेक्स्ट लेवल आता है कि उस कंट्री के लिए अगर आप प्रॉपर तरीके से सोच रहे हो कि एक नेक्स्ट जनरेशन देनी है आपको, तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं सारी सरकारें भी अगर मिलकर काम करें तब भी उतना रोजगार नहीं दे सकती जितना कि यहाँ पे बेरोजगार है। तो इसलिए हमें आवश्यकता है कि बच्चे को आत्मनिर्भर बनाएं। वो नौकरी ढूंढ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिल रही तो वो हताश ना हो, वो आत्मनिर्भर हो, वो खुद का भी कुछ करने में सक्षम हो। आपसे सर जानना चाहूंगा कि ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय अधिकारी क्या नियमित रूप से यहाँ निरीक्षण करने आते हैं? बिल्कुल आते हैं। क्या रिव्यू देके जाता है विद्यालय में? आज तक तो अभी गॉड्स ग्रेस कहना चाहिए कि रिव्यू अच्छे ही मिले हैं जी। विद्यालय की प्रिंसिपल यामिनी सती जी यहाँ पर इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन सर आपसे जानना चाहूंगा कि एक विद्यालय में प्रिंसिपल की क्या भूमिका है? सर आइडियोलॉजी, विजन। तो जैसे परेड होती है ना, तो सबसे आगे जो बंदा है वो जब आपको लाउड क्लियर होता है और उसका मोटिवेशन लेवल एक डिफरेंट लेवल पे होता है, तो पीछे से ना स्टेप्स बिल्कुल हाई लेवल पड़ते हैं। तो उसी तरीके से जो आगे अगर विजनरी आदमी है तो पीछे से ट्रेन जो है राइट ट्रैक पे चलती है। हेलो कुमाओ लगातार फील्ड पे रहती है, तो फील्ड पे हमने सर एक बात महसूस करी कि आज के समय में पेरेंट्स बच्चे को विद्यालय भेज दे रहा है और उसके बाद उसे लग रहा है कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि माता पिता के क्या कर्तव्य होने चाहिए अपने बच्चों के प्रति? सर देखिए, स्कूल में बच्चा आता है, जैसे हमारे स्कूल का जो सत्र है डे टू डे बेसिस पे शुरू होता है सुबह 8:40 से जी, और 2:15 पे स्कूल इज ओवर। तो ये 6 घंटे बच्चा हमारे पास रहता है और 6 घंटे के बाद 24 घंटे में घंटे कितने बचते हैं? और 18 घंटे जी। तो 18 घंटे में वो सोशल कनेक्टिविटी में है, पेरेंट्स कनेक्टिविटी में, फैमिली कनेक्टिविटी में है। पेरेंट्स की अब जिम्मेदारी आप समझ लीजिए कि जब 24 घंटे में 6 घंटे हमारे पास है तो 18 घंटे आपके पास है, तो आपकी हमसे 3 गुना जिम्मेदारी है। और वो 3 गुना जिम्मेदारी जो है इफेक्टिवली जो पेरेंट्स उसको जो है फॉलो कर लेता है। तो सर सीवी रमन और हमारे इतने साइंटिस्ट जो बने हैं, इतने हमारे एजुकेटर्स बने हैं, इतने लिटरेचर लेवल पे ऊपर जो गए हैं, वो भी तो एक फैमिली से निकले हुए लोग हैं। बिल्कुल। तो जब उस लेवल पे एक फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल है माता पिता का। और आपके पास बच्चा सिर्फ 6 घंटे यहाँ पे रह रहा है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं प्राइमरी लेवल में बच्चे आपके पास हैं, तो प्राइमरी का जो बच्चा होता है ये थोड़ा शैतान होता है। तो घर पर उसे कह दिया जाता है कि तू स्कूल से यही सब सीख रहा है, और स्कूल में कह देते हैं कि तेरे माता पिता तुझे यही सब सिखा रहे हैं। तो बच्चे का जो ये संस्कार वाला पार्ट है, इसे आप कैसे क्लियर करते हैं? सर मेरे स्कूल में ये अपने एक चीज़ फॉलो की है कि दोषारोपण नहीं करते जी। बच्चा जो भी घर से सीख के आ रहा है तो वो उसकी लर्निंग पार्ट है। वो अच्छा सीख के आ रहा है और नेगेटिव सीख के आ रहा है, वो डिपेंड करता है आप क्योंकि हम तो यहाँ कुम्हार है ना सर जी। हमें अगर टेढ़ा बर्तन मिलेगा तो चाहे उसको तोड़ के वापस उसको पानी में दोबारा से रीशेप करना पड़ेगा, तो हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो उसको जिम्मेदारी को प्रॉपर तरीके से निभाएंगे तो उसमें हमारे पास मुझे बड़ा अच्छा लगता है सत्र शुरू होते हुए जब हमारे पास नर्सरी प्री लेवल पे जब बच्चे आते हैं तो गेट से अंदर रोते हुए आते हैं, और जब वो यहाँ से 2 महीने 3 महीने बाद गेट से बाहर जाने के टाइम पे रोते हैं कि अब मुझे स्कूल में और रहना है, तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। अच्छा, मीटिंग के दौरान आपने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बताई कि विद्यालय में छोटे बच्चे हैं, कई बार उन्हें नींद भी आ जाती है, कई बार उसका पेट दर्द भी आता है, तो आप उनके पेरेंट्स को फोन नहीं करते, उनका सर दर्द नहीं करते हैं? सर ये एक जिम्मेदारी हमारी भी है क्योंकि 6 घंटे बच्चा हमारे पास है। उस 6 घंटे में बच्चे के पेट दर्द होता है, बच्चे को चोट लगती है, बच्चा बीमार पड़ जाता है। तो अब ये चांस वाली बात है कि बाय एजुकेशन I have done diploma in pharmacy and I am running a additional for my living I am running a medical store also। तो मेरे पास थोड़ा सा वो एजुकेशन अवेलेबल है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि फर्स्ट एड यहाँ दे दी जाए, और बाय गॉड्स ग्रेस मैं बाउंड्री शेयर करता हूँ हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल पास में है, तो ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि हॉस्पिटल बच्चे को अगर ज़रूरत पड़ी तो ले जाया जाए, उसको दिखाया जाए,
वापस स्कूल रीइंस्टेट करा जाए, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए उस चीज़ को लेकर के। ना केवल केपीएस हिमालय पब्लिक स्कूल ताड़ीखेत बल्कि जनरली सभी विद्यालयों की अगर मैं बात करूं तो एक बच्चे का लाइफ रूटीन कैसा होना चाहिए? सर इजी गोइंग, जैसे ढलान पे बॉल जाती है ना, तो उसको जहाँ गड्ढा मिलता है गड्ढे में जंप करती है, और जहाँ प्लेन मिलता है तो दौड़ती है, उसी तरीके। हेलो कुमाऊं की खास सीरीज पाठशाला इस वक्त हम जिसके जरिए आपसे मुलाकात कर रहे हैं, तो अब इस वक्त हमारी जो टैगलाइन है वो है शिक्षा सर्वत्र शिक्षा शस्त्र। इस बात से कितना सहमत हैं आप? सर अपने आप में इट इज़ वेरी इफेक्टिव, और ये जो स्लोगन आपने दिया है इससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूँ, क्योंकि आपने ये मुझे कल ही बताया और पूरी रात सोचता रहा मैं इसके बारे में। और जब मैंने इसके बारे में थोड़ा सा एलिबोरेशन किया कि सर्वत्र शिक्षा की ज़रूरत तो सभी को है, देखिए सर्व शिक्षा अभियान गवर्नमेंट भी चला रही है, और उसके अलावा हम लोग भी शिक्षा के क्षेत्र में ही हैं, बट शिक्षा को सत्र के साथ साथ शस्त्र कैसे बनाना है। सर्वत्र तो हो गया, क्योंकि इतने वृहत तरीके से गवर्नमेंट प्लान्स कर रही है, उसी तरीके से आप इसको शस्त्र के लेवल पे लेके आना है। भाई इट शुड बी यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट, और इंस्ट्रूमेंट दो तरीके के होते हैं सर। आप एक चाकू को सब्जी काटने के लिए भी यूज करते हो, गला काटने के लिए भी करते हो। एक ब्लेड है, उसको आप शेव करने के लिए भी यूज करते हो। सुबह आप इफ यू वांट टू लुक गुड तो आप शेव करके आते हो, वही ब्लेड कभी आप यू आर मेंटली इम्बैलेंस तो गला भी काट सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे किस तरीके की एजुकेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। एजुकेशन फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि एक बच्चा अपना कैरियर कैसे चुने? सर बच्चा कैरियर तो मेरे हिसाब से तो बच्चे का कैरियर जो है कुछ प्रारब्ध होता है, कुछ उसकी प्लानिंग होती है। प्रारब्ध के हिसाब से बच्चे का, जैसे मान लीजिए एक कुम्हार के घर आईएएस पैदा हो जाता है, तो उसका प्रारब्ध है, और उसकी प्लानिंग वो अपना जैसे जैसे वो बढ़ता है, ग्रो करता है, उम्र बढ़ती है, तो उसके बाद वो डिसाइड करता है कैसे करना है। तो सर जीन्स में जो चीज़ आई है वो तो नोबडी कैन स्टॉप इट। मतलब एक जब कुम्हार के घर आईएएस पैदा हो सकता है, और एक जो बंदा लोहे का काम कर रहा है या बढ़ई का काम कर रहा है उसके घर डॉक्टर पैदा हो सकता है, तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, ये प्लानिंग है, और ये डिवाइन प्लानिंग है। डिवाइन प्लानिंग को हम जो है ओवरराइड नहीं कर सकते। तो मैं तो अपने स्कूल के सारे बच्चों में आईएएस देखता हूँ। बिल्कुल, और आईएएस भी बन सकता है, और कई दफ़े ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं कि आप कोई ऑफिसर ही बने, हो सकता है आपने म्यूजिक का टैलेंट हो या फिर डांस का टैलेंट हो। सर लाइफ में टैलेंट अपने आप में एक ऐसी चीज़ है, वो एजुकेशनल टैलेंट हो, वो इंस्ट्रूमेंटल टैलेंट हो। टैलेंट अगर आपके अंदर है तो टैलेंट को मटेरियलाइज करने के लिए स्कूल बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, और वो बच्चे को लेकर के कहीं ना कहीं हम डिसाइड करते हैं कि ये बच्चे में, क्योंकि सेलेक्टिविटी जो है वो स्कूल के टीचर्स काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाते हैं। एक सवाल सर जो मोस्टली हम सभी से पूछते हैं, आपसे भी जानना चाहूँगा कि लाइफ में, जीवन में सफलता की क्या मायने है? सफलता सर सबसे पहली चीज़ तो है एक सफल इंसान बनना, क्योंकि लाइफ में आप बहुत ऊंचे पायदान पे जाने के बाद भी अगर आपके अंदर मॉरलिटी, आपके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है, तो मेरे हिसाब से वो आदमी सफल नहीं है। तो साथियों, इस वक्त हमारे संग मौजूद हैं केपीएस हिमालयन पब्लिक स्कूल के प्रबंधक पंकज सतीश जी। आइए बातचीत करते हैं विद्यालय के अन्य टीचर्स से और जानते हैं विद्यालय के अन्य क्लासरूम का हाल। तो दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं केपीएस हिमालयन पब्लिक स्कूल ताड़ीखेत में, और जैसा आपने अभी देखा कि हमारे जो होस्ट हैं मनीष सद्भावना, उनने बात की स्कूल के प्रबंधक से। तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं स्कूल की शिक्षिका रेनू पांडे जी। उनसे बातचीत करेंगे शिक्षा के स्तर के बारे में, और स्कूल में जो यहाँ पर सुविधाएं मौजूद हैं और बच्चों को क्या क्या चीज़ें यहाँ पर सीखने के लिए मिलती हैं उस बारे में। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम पाठशाला में। थैंक यू सर। एक मैम, सबसे पहली चीज़ जो आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे स्कूल में जो शिक्षा का स्तर है या फिर बच्चों को जिस प्रकार से पढ़ाया जाता है, हम देखते हैं हमारी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। तो एक क्लास में इसी प्रकार से हर एक बच्चे की मेंटल लेवल जो उसका है वो बिल्कुल अलग हो सकता है। तो जो बच्चे कमज़ोर हैं उन पर किस तरीके से ध्यान देता है विद्यालय?
एक्चुअली जो कमज़ोर बच्चे हैं, सही बताऊँ तो उन बच्चों को क्लासेस में जाके प्राइमरी सेक्शन में मैं देखती हूँ। जी। ठीक है ना, उनको अलग से बुला के और साथ में उन्हें प्रोजेक्ट के जरिए हम दिखाते हैं, ड्राइंग, गेम्स वगैरह ऐसे करवा के उन पर ध्यान दिया जाता है। एक जो सवाल हम अधिकतर जितने भी हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं हमारे साथ में बातचीत करती हैं उनसे हमेशा पूछते हैं कि शिक्षा का कितना महत्व है हमारे आम जीवन में। शिक्षा का तो बहुत महत्व है। बिना शिक्षा के तो मुझे नहीं लगता कि कोई आगे बढ़ सकता है, राइट। अगर बच्चा शिक्षित है, अगर उसे सब कुछ आता है, वो कहीं ना कहीं किसी भी उससे खा लेगा। यस, अगर वो पढ़ा लिखा ही नहीं होगा, मे बी वो एक दुकान भी नहीं चला सकता, है कि नहीं। अगर उसको थोड़ा कुछ भी बहुत कुछ आता है, पैसे का लेन देन भी करना आ गया, मैथ्स में जोड़ घटाने भी उसे आगे, तो एटलीस्ट वो शायद उस ऊंचाई में नहीं जा सकता, बट एटलीस्ट एक दुकान तो खोल सकता है ना, अपने लिए पेट भर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या केपीएस हिमालयन पब्लिक स्कूल जो है इस मीनिंग को समझते हुए आगे इस पर कार्य कर रहा है? बिल्कुल सर, श्योर, हम तो कर ही रहे हैं, इसमें काम कर ही रहे हैं। स्पेशली मैं तो कर ही रही हूँ सर के साथ मिलके। एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे कि सफलता के मायने कैसे हैं। हमने सुबह असेंबली के टाइम पे भी बात की बच्चों से, उस समय भी कई सारी चीज़ें डिस्कस हुई। तो सफलता के मायने क्या हैं आपके? देखिए, सफलता के मायने बहुत सारी चीज़ें हैं। पेरेंट्स का भी साथ चाहिए हमें, हम भी मोटिवेट करेंगे उनको, और साथ में मुझे ऐसा लगता है संस्कार भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप घर से अच्छे संस्कार नहीं दो बच्चे को, टीचर्स तो देगा ही देगा, हर स्कूल देता है, मैं ये नहीं कह रही केपीएस ही देगा, हर स्कूल देता है, बट साथ में अगर थोड़ा हमें पेरेंट्स का सपोर्ट मिले तो बच्चा अच्छा खासा सफल हो सकता है। अगर पेरेंट्स ही हमें सपोर्ट नहीं करेगा, वो कहेगा नहीं मेरा बच्चा अच्छा है, मेरा बच्चा तो करता है, तो एटलीस्ट जो पेरेंट्स ही आँख बंद करके अपने बच्चों को गलत नहीं बताते हैं, तो फिर आपको लगता है वो बच्चा आगे पहुँच पाएगा? वो सफल ही नहीं हो पाएगा, वो पीछे रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप ये मानती है कि स्कूल के साथ साथ पेरेंट्स की भी अहम भूमिका मानते हैं आप? पेरेंट्स का बहुत ज़रूरी सहयोग है। अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेगा तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे आगे कर पाएंगे। आप देखिए ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो बच्चे आते हैं उसमें सिर्फ हमारा ही नहीं होता, उनका भी सपोर्ट होता है। वो बच्चों को देखते हैं, एक टाइमिंग बनाते हैं, टीवी देखने का टाइमिंग, लिखने का टाइमिंग, पढ़ने का टाइमिंग, गेम्स का टाइमिंग। आजकल आप बच्चे देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे मोबाइल ही देखते रहते हैं, बट पेरेंट्स को ये नहीं पता कि मोबाइल्स में आप क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं, है ना। तो पेरेंट्स को थोड़ा लुक आफ्टर करना जरूरी है। हम तो स्कूल में देखेंगे ना, हम तो स्कूल के जरिए बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो हम देख रहे हैं ना हमारा बच्चा कैसा कर रहा है, बट पेरेंट्स देख रहा है ये सब चीज़ें, उन्होंने मोबाइल हाथ में दे दिया, उनको ये नहीं पता हमारा बच्चा पढ़ रहा है या क्या कर रहा है या गेम कर रहा है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स का लुक आफ्टर करना अपने बच्चे पे आज के समय पे, क्योंकि इंटरनेट से जहां हम देखते हैं कि पूरी दुनिया से हम कनेक्टेड हैं, तो पेरेंट्स का उस समय पे अपने बच्चे पे लुक आफ्टर करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत अच्छा लगा मैं आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार सर, और मैं हेलो कुमाऊँ की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप विद्यालय में पधारे और हमारे विद्यालय से और हमारे विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं से, शिक्षकों से जागरूक हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक सवाल, शिक्षा पर जब भी बात होती है तो मेरा मानना है कि देखिए जितनी एक स्कूल की भूमिका है उतनी ही अहम भूमिका बच्चों के पेरेंट्स की भी होती है। तो आप कितना सहमत हैं इस बात से? इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि कहा भी गया है कि परिवार जो है वो पहली पाठशाला होती है किसी भी बच्चे की। उसके बाद विद्यालय उस बच्चे को जब विद्यालय में आता है तो उसे इस तरीके से मोटिवेट करता है, इस तरीके से आगे शिक्षित करता है कि भविष्य में आकर वह कुछ कर सके, जागरूक हो सके, अपने समाज, अपने देश के प्रति उसकी कुछ जिम्मेदारियां हों। ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पिछले 2 साल से आप यहाँ पर कार्यरत हैं, ये जानना चाहूँगा कि स्कूल स्टाफ से या फिर स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से कितना सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कोई इनोवेटिव आइडियाज़ लेके अगर आप जाते हैं स्कूल मैनेजमेंट के पास में, तो कितना सपोर्टिव स्कूल मैनेजमेंट रहता है और कितने सपोर्टिव बाकी स्टाफ रहता है आपके साथ? ये स्टाफ तो पूरा एक फैमिली के भांति है, और जो यहाँ का मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव है। हम जो भी ऐसे थॉट्स लेकर के जाते हैं तो फिर पूरा सपोर्ट करते हैं, उसको अप्लाई करने का प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं एक और शिक्षिका जया पांडे जी, जो कि पिछले 5 वर्षों से यहाँ पर लगभग पढ़ा रही हैं बच्चों को। उनसे जानेंगे कि स्कूल किन किन वैल्यूज़ पे काम कर रहा है और क्या क्या यहाँ पर उनने परिवर्तन देखा है पिछले 5 सालों में। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है हमारी खास सीरीज़ पाठशाला में। धन्यवाद। मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो पिछले 5 साल से आप यहाँ पर कार्यरत हैं, तो क्या क्या बदलाव आपने देखे हैं पिछले 5 सालों में, और स्कूल किन वैल्यूज़ पे या फिर किन आदर्शों पे काम कर रहा है, बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा यहाँ पर दी जा रही है?
वैसे देखो स्कूल में तो बच्चे का सर्वांगीण विकास करना पहला काम होता है। बच्चों को हम यहाँ उनमें नैतिक मूल्यों का भी विकास करते हैं और बच्चा कैसे अपने गोल को डिसाइड करे ये भी बताते हैं। और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि बच्चा कैसे मतलब बिहेव कैसे करे, कि कहाँ पे उसको कैसे बोलना है, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। और भी शैक्षिक रूप से भी उनका विकास किया जाता है। टेक्नोलॉजी का कितना अहम रोल है आज के एक स्टूडेंट लाइफ में? आज के समय में अगर आप देखें तो बिना टेक्नोलॉजी के कुछ कोई भी चीज़ नहीं है। हर एक फील्ड में कंप्यूटर का यूज़ होता है, सभी चीज़ टेक्नोलॉजी से चल रही है जी। तो अभी आप देखें लास्ट 2 इयर्स में जो कोविड की प्रॉब्लम हुई थी, कोविड के टाइम पे इस टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन में बहुत हेल्प की जी। जिसकी वजह से हम 2 साल स्कूल चला पाए, बहुत हेल्प की। और वैसे भी हमारे टाइम पे जब पहले था कि अगर हमें किसी टॉपिक में सर्च भी करना है, टीचर्स के बाद भी हमें कुछ सर्च करना है, तो हमारे पास ऐसी फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन अभी बच्चों के लिए बहुत चीज़ें हैं कि अगर उन्हें किसी भी चीज़ में डाउट होता है, सपोज कोई टॉपिक स्किप हो गया, तो वो यूट्यूब के थ्रू या उसमें वीडियो देख के वो अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। कभी होता है कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो वो यूट्यूब के थ्रू, वहाँ पे भी बहुत सारे अलग अलग टीचर्स हैं, तो जो उन्हें अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग वो हेल्प लेके अपने सब जो भी टॉपिक है उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी हर फील्ड में बहुत हेल्पफुल है, हर फील्ड। ऑनलाइन क्लासेस या फिर फिजिकल क्लासेस स्कूल में किसे बेहतर मानती हैं? फिजिकल क्लासेस आर गुड, क्योंकि एक जो हमारा क्या होता है उसमें इंटरेक्शन होता है ना, स्टूडेंट्स और टीचर्स का जो इंटरेक्शन होता है, तो वो बेटर है। क्योंकि ऑनलाइन में वो तो हमारा एक था कि हमें करना पड़ा, उसे लेना पड़ा, ठीक है, लेकिन वो चीज़ हमें हेल्प करती है। उसके साथ अगर टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम पढ़ाते हैं, जैसे कोई टॉपिक है, मैं प्रोजेक्टर के थ्रू अगर बच्चों को समझाती हूँ तो उन्हें ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि वो देख भी रहे हैं और साथ में उसे समझ में भी आता है, ठीक है। तो बट फिजिकल इंटरेक्शन तो बहुत ज़रूरी है, वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर हम उसके साथ टेक्नोलॉजी के साथ में अगर उसे पढ़ा रहे हो तो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आती है वो चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है। जितना महत्व आज के जीवन में ऑनलाइन क्लासेस या फिर टेक्नोलॉजी का है, उतना ही महत्व फिज़िकल इंटरेक्शन और फिज़िकल क्लासेस का भी है। शिक्षा सर्वत्र, शिक्षा शस्त्र के अपने मिशन को लेकर आज टीम हेलो कुमाऊं है KPS हिमालयन पब्लिक स्कूल तानीखेत में। आइए आपको दोबारा से ले चलते हैं हमारे होस्ट मनीष सद्भावना के पास, जहां पर वो बात कर रहे हैं स्कूल के प्रबंधन से। तो साथियों, भी आपने देखा टीम हेलो कुमाऊं के अन्य मेंबर्स ने विद्यालय के टीचर्स से बात करी, बच्चों से बातचीत करी और क्लासरूम देखे और विद्यालय का पूरा एनवायरनमेंट देखे। एक बार फिर मेरे साथ हैं विद्यालय के प्रबंधक पंकज कुमार सती जी। तो सर, आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा, हेलो कुमाऊं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हेलो कुमाऊं जो हमारे कल्चरल सोशल लेवल के जो पॉइंट्स सोशल मीडिया पे डालता है, उससे मैं बहुत तहे दिल से सहमत हूँ। और इतना सटीक और प्रिसाइज आप लोगों के चैनल पे बातें होती हैं, उसके लिए हैट्स ऑफ टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिर में सर, लोकल्स के काफ़ी लोग इस वीडियोस को देख रहे होंगे, तो उनको अगर आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के जरिए दे सकते हैं। शिक्षा के लिए आइए और अपनी मॉरल वैल्यूज़ बच्चों में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखिए, इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा सर ने कहा कि हेलो कुमाऊं के कार्य से काफ़ी प्रभावित हैं। हेलो कुमाऊं वाकई पहले सांस्कृतिक क्षेत्र में काम कर रहा था, लोकल्स के टैलेंट को आप लोग के बीच में लेके आ रहा था, लेकिन हमारी टीम का हमेशा मानना है कि एजुकेशन पे बातचीत होना ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आज की खास सीरीज़ हमारी पाठशाला में हमारे संग मौजूद थे KPS हिमालयन पब्लिक स्कूल के प्रबंधक पंकज कुमार सती जी। अगले एपिसोड में आपके बीच में फिर एक नया विद्यालय लेके आएंगे और हमें बड़ी खुशी है कि एजुकेशन की इस सीरीज़ में हमें क्षेत्र सपोर्ट कर रहा है, हमें स्कूल सपोर्ट कर रहे हैं और जितने भी सक्रिय विद्यालय हैं उनकी सहयोग हमें मिल रहा है। इसके लिए उनका ढेर सारा धन्यवाद। अगले वीडियोज़ में आप लोग के बीच में लेके आएंगे फिर एक नए विद्यालय के संग। तब तक के लिए सभी हेलो कुमाऊं के दर्शकों को टीम हेलो कुमाऊं की ओर से नमस्कार।